हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक धमाकेदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वोल्केनो, जो कि 1997 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में अचानक से अमेरिका में एक ज्वालामुखी फट पड़ता है और पूरा शहर दहशत में आ जाता है। पहली कंपन से लेकर धमाकेदार एंडिंग तक हम इस फिल्म की कहानी, कुछ ज़बरदस्त सीन और हीरोज़ के शहर को बचाने के जज्बे को डिस्कस करेंगे। अमेरिका में एक आम सुबह होती है। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में बिजी होते हैं। शहर के ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट के नए डायरेक्टर माइक अपने और अपनी 13 साल की बेटी कैली के लिए नाश्ता बना रहे हैं। कैली थोड़ी नाराज़ रहती है क्योंकि उसके माता पिता का हाल ही में तलाक हुआ है। बाप बेटी आज छुट्टी पर जाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक एक भूकंप आ जाता है। यह भूकंप छोटा लेकिन काफ़ी ज़ोरदार होता है और अस्पताल में डॉक्टर कैल्डर को अपने मरीज़ को स्ट्रेचर से गिरने से रोकना पड़ता है। माइक को लगता है कि ये एक इमरजेंसी है और वो छुट्टी की बजाय काम पर जाने का फैसला करता है। इसलिए कैली को एक बेबी सिटर के पास रहना पड़ता है। ऑफिस पहुंचने पर उसका असिस्टेंट एमिट उसे बताता है कि भूकंप से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए उसे वापस छुट्टी पर जाना चाहिए। लेकिन माइक खुद जांच करता है और पाता है कि पानी की पाइपलाइन फट गई है और गैस भी ख़त्म हो गई है। बीच पार्क में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेड लाइन सबवे एक्सटेंशन पर वर्क कर रहे होते हैं और भूकंप की तीव्रता पर दाव लगा रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब पीली गैस सुरंग से निकलती दिखाई देती है। वे एक वर्कर को बाहर निकालते हैं और पाते हैं कि उसका शरीर आधा जल चुका है। रिपोर्ट सुनकर माइक पार्क में आता है और सीखता है कि कई शरीर ऐसे ही जल गए हैं। हर कोई इसे भाप का कारण बताता है, लेकिन माइक को इस पर यकीन नहीं होता। वह उस जगह के साथ साथ चलने वाली सबवे लाइनों को सस्पेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन मेट्रो डिपार्टमेंट के चेयरमैन ओलिवर इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ट्रेन खतरे में है। ओलिवर अपने प्रोजेक्ट पर इतना गर्व करते हैं कि वह रेलवे कंस्ट्रक्शन को रोकने की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस बीच जलने के कारणों की जांच के लिए शवों को मेडिकल फॉरेंसिक्स में लाया जाता है और कैल्डर को जलने की गंध में कुछ अजीब लगता है, जो यह इंडिकेट करता है कि यह भाप या गैस नहीं थी। कुछ देर बाद एमिट भी माइक को केस से हटाने के लिए पार्क में आता है क्योंकि गैस लीक उनका काम नहीं है, लेकिन माइक जिद्दी होता है। रूल्स को तोड़ते हुए माइक और उसका असिस्टेंट गेटर सुरंगों में सुराग खोजने के लिए नीचे जाते हैं। वे थोड़ी देर भटकते हैं और नोटिस करते हैं कि हवा गर्म हो रही है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सुरंग सबवे के ठीक बगल में है, इसलिए जब भी ट्रेन गुजरती है यह हिलता है। गेटर नीचे देखता है और जले हुए चूहों का एक झुंड पाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके रबड़ के दस्ताने भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। अचानक जलती हुई गैसें कंक्रीट में एक दरार से बाहर आ जाती हैं और सुरंग को भर देती हैं, इसलिए उन्हें जिंदा जलने से बचने के लिए जितनी तेजी से हो सके भागना पड़ता है। सबूत मिलने के बाद माइक एमिट को पार्क बंद करने का आदेश देता है। कुछ समय बाद ओलिवर एमी नाम के एक जियोलॉजिस्ट को लाता है। माइक उसे पार्क में ले जाता है और वह कुछ मशीनों का यूज़ करके कुछ स्टडी करती है। वह कंक्लूजन निकालती है कि एक ज्वालामुखी शहर के नीचे तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें लावा अंडरग्राउंड बह रहा है। दुर्भाग्य से यह अभी एक थ्योरी है और उसके पास माइक को समझाने के लिए सबूतों की कमी है, जिसे लॉस एंजलिस में लावा होने का विचार मजाकिया लगता है। इस बीच कोई यह नोटिस नहीं करता कि पार्क के फाउंटेन में मूर्ति धीरे धीरे डूब रही है। शाम को एमी और उसके असिस्टेंट रेचल दुर्घटना स्थल का इंस्पेक्शन करते हैं, जहां उन्हें ज़मीन में एक दरार मिलती है। वे नमूने लेते हुए एक्सप्लेनेशन की तलाश में सुरंगों में घूमते रहते हैं, जब अचानक एक और भूकंप क्षेत्र को हिला देता है। पहले से अधिक जोरदार होता है और पूरे शहर की बिजली काट देता है। घर पर माइक बिस्तर से उठकर अपनी बेटी को ढूंढता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। अंडरग्राउंड रात की ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह अभी भी गिरते मलबे से टकरा जाती है। भूकंप से सुरंग में दरार पड़ जाती है और जहां जियोलॉजिस्ट है और रेचल गिर जाती है, जिससे वह किनारे पर लटकी रहती है। एमी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन धुआं और मजबूत होता जा रहा है और सुरंग गर्म होती जा रही है। भाप के एक जलते हुए विस्फोट से रेचल जलकर मर जाती है, जिससे एमी सदमे में आ जाती है। जब वह सुरंग से बाहर आती है तो वो देखती है कि फव्वारे का पानी उबल रहा है। थोड़ी थोड़ी करके सब इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में जनरेटर चालू किए जाते हैं। माइक घर छोड़ देता है और कैली को अपने साथ लाता है, यह सोचकर कि वह ऑफिस में सुरक्षित रहेगी। अचानक हर होल से बड़े स्टीम गीजर निकलने लगते हैं। कारें रुक जाती हैं, स्थिति और ख़राब होती जा रही है और हर जगह धुआं और पत्थर गिर रहे हैं। माइक का एक बड़ा पर्दा देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब छोटे पत्थरों की जगह असली लावा बम आ जाते हैं, जो जहाँ भी गिरते हैं आग लगा देते हैं।
कुछ घरों में विस्फोट हो जाता है और ट्रैफिक लाइट जैसे इमारतें और अन्य बिल्डिंग नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि गिरने वाला मलबा उन नागरिकों के लिए एक्सीडेंट पैदा करता है जो घबराहट में भागने की कोशिश करते हैं। एमटीए कार्यालय में ओलिवर को सुरंग में फंसी ट्रेन के बारे में पता चलता है और उन्हें बचाने के लिए एक टीम को लीड करने का डिसीजन लेता है। वह डरे हुए यात्रियों को शांत करता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे फंसे हुए हैं। सड़क पर वापस कैल्डर भी ट्रैफिक में फंसी हुई है और देखती है कि लव मुंह से एक फायर ट्रक हिट हो गया है। माइक कार रोकता है और नागरिकों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कई लोग पहले से ही दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। एमी का इक्विपमेंट कोई चुरा लेता है जब वह इस फैक्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि हर जगह राख गिरी हुई है। जैसे ही फायर ट्रक आपदा से निपटने की पूरी कोशिश करते हैं, माइक ऑफिस पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह घायल व्यक्ति की देखभाल करते हुए कैल्डर को देखता है तो वह फिर से कार रोकता है। वह उसे गिरे हुए फायर ट्रक के बारे में बताती है और माइक फायरमैन की मदद करने की कोशिश करने के लिए दौड़ता है, लेकिन शहर में फिर से हलचल होने पर हर कोई रुक जाता है। अचानक क्षेत्र में एक और भूकंप आता है जिससे एक इमारत नष्ट हो जाती है और उनके ऊपर टूटे हुए कांच गिरा देती है। माइक शॉकिंगली एमी की थ्योरी को सच देखता हुआ देखता है जब शहर के गड्ढों से एक फूटता है और लावा बहने लगता है, जो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देता है। जल्दी लावा वाहनों पर गिरने लगता है। डरी हुई कैली कार छोड़ देती है क्योंकि वह अपने पिता से मदद के लिए रोती है। पास में एक लावा बम गिरने से उसके पेट में आग लग जाती है, इसलिए माइक उसके पास दौड़ता है और उसकी पेट में लगी आग बुझ जाने में मदद करता है। लावा से गिरे होने पर माइक कार पर कूदकर और फिर सुरक्षित स्थान पर कूदकर भाग जाता है, इससे पहले कि लावा उसकी कार को निगल ले। फिर लावा गिरे हुए फायरमैन ट्रक के पास पहुंचता है और एक फायरमैन अपने फंसे हुए साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाता और लावा उन्हें दोनों को मार देता है। जैसे ही एक और लावा विस्फोट होता है, माइक कैली को कैल्डर को सौंप देता है ताकि वह अन्य घायल लोगों के साथ अस्पताल ले जा सके। कैली अपने पिता से उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन एक बार फिर माइक काम को प्रायोरिटी देता है और उसे पीछे छोड़ देता है। जल्द ही रिपोर्टरों से भरे हेलीकॉप्टर पूरे क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लावा धीरे धीरे मुख्य एलए एवेन्यू से होकर जा रहा है। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं क्योंकि वे ढहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद एमी पुलिस और फायर फाइटर्स को एक सेफ इवैक्यूएशन का आयोजन करने और लावा को कंट्रोल करने में मदद करने के एफर्ट्स में माइक के साथ शामिल हो जाती है। माइक लावा को बाकी एलए तक पहुंचने से रोकने के लिए गलियारा बनाना चाहता है, इसलिए हर कोई एक बस को दूर धकेलता है और फिर व्हीकल का उपयोग दीवार के रूप में करने के लिए टायर पर गोली मारते हैं। फिर माइक और एमी एक बेहोश शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय एक जलता हुआ पेड़ गिर जाता है और उनका रास्ता बंद कर देता है। फायर फाइटर अपनी सीढ़ी नीचे कर देते हैं और जोड़ी को वहां से निकालने के लिए किनारे पर लटका देते हैं। जैसे ही सीढ़ी लावा के ऊपर चलती है, पीड़ित के पैरों में आग लग जाती है और तीनों इसे बुझाने के लिए घबराने लगते हैं। हलचल से सीढ़ी हिल जाती है और टूट जाती है, लेकिन सौभाग्य से वे लावा से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर गिर जाते हैं और फायर फाइटर तुरंत मदद करते हैं। एमी सोचने लगती है कि उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए और इवैक्यूएशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन माइक योजना बनाना जारी रखता है। जल्दी पुलिस, नगर कर्मचारी और फायर फाइटर इक्विपमेंट लेकर चलते हैं और इम्पोर्टेंट प्लेस से दूर लावा को डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। इस बीच लावा भी रेड लाइन सुरंगों को भरने लगती है। ओलिवर अपनी टीम को क्रैश ट्रेन में बचे लोगों की तलाश में ले जाता है। हर कोई बेहोश है और उसे ट्रेन लावा पास आती है। ओलिवर को पता चलता है कि ट्रेन का ड्राइवर अब भी लापता है और उसे खोजने के लिए लौट आता है। ड्राइवर जीवित है, लेकिन वो बेहोश होता है, इसलिए ओलिवर उसे उठाकर लाना पड़ता है। लावा ट्रेन तक पहुंच जाता है और उसे पिघलाना शुरू कर देता है और हर कदम के साथ जूतों को पिघलाने लगता है। स्थिति को संभालने के तरीके से खुद को दोषी मानते हुए ओलिवर लावा में कूद जाता है और मरने से पहले ड्राइवर को अपनी टीम के पास फेंक देता है। वह ज़मीन पर एमी एक स्टोर से एक बास्केटबॉल लेती है और उसे ज़मीन पर रखती है, जहां वह अपने आप लुढ़कने लगती है। यह ज़मीन पर एक झुकाव को दर्शाता है जो लावा को एक गैस स्टेशन की दिशा में ले जाएगा। वर्कर्स वाहनों को धकेलने और बाकी व्हीकल्स को लावा से दूर ले जाने की कोशिश में जारी रखते हैं, लेकिन यह बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। लास्ट में इमरजेंसी ट्रकों का एक ग्रुप आता है और माइक और एमी चौराहे पर एक कोल्ड डिसैक बनाने के लिए कंक्रीट बैरिकेड खड़ा करने की योजना बनाते हैं जिससे लावा जमा हो सके। कॉल्डिसेक का मतलब है लावा को रोकने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना जो कि पूरी तरह से बंद हो जाए। जैसे कुछ सड़कें एक तरफ से बंद होती हैं ताकि गाड़ियां ना निकल सके, वैसे ही यहाँ लावा के लिए किया जा रहा है।
वहाँ पर हर व्यक्ति, यहाँ तक कि कुछ बचे हुए नागरिक भी हर मलबा धकेल रहे हैं, जबकि माइक उन्हें सही दिशा में बैरिकेड बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से इंस्ट्रक्ट करता है। इसी बीच मेडिकल टेंट में वेट भी जानवरों को बचाना शुरू कर रहे हैं। कैल्टर कुछ बच्चों को उनके जलने से बचाती है और कैली से कहती है कि वे उनके माता पिता को खोजने तक उनके साथ रहे। सड़कों पर बैरियर बनाया जाता है। फायर फाइटर होज और इमरजेंसी ट्रक तोपों से पानी का छिड़काव करते हैं। जल्दी हेलीकॉप्टर भी टीम में शामिल हो जाते हैं। वे इस पर जब तक पानी डालते हैं जब तक कि लावा सख्त नहीं हो जाता। हर कोई जीत का जश्न मनाता है और मानता है कि विस्फोट रुक गया है। हालांकि एमी अभी भी टेंशन में है। वो डबल चेक करने के लिए मेट्रो टनल में एंटर करती है। एमी ने एक गैजेट से चेक किया और पाया कि लावा अभी भी नीचे की ओर चल रहा है। उसने माइक को कॉल किया और बताया कि लावा को रोकने की कोशिश बेकार रही, वह कहीं और मुड़ गया है। उसने आने वाले विस्फोट को हिरोशिमा बॉम्ब से तुलना की। लावा रेड लाइन सबवे एक्सटेंशन में जा रहा है और उसकी गणनाओं के मुताबिक बड़ा विस्फोट बेवर्ली सेंटर के एंड में होगा, जहां मेडिकल टेंट्स हैं। माइक तुरंत एमी के पास गया और उन्होंने टनल में एक वीडियो कैमरा भेजा, लेकिन लावा के तेज बहाव से कैमरा जल गया। माइक ने उन्हें टनल में जो देखा उसे पता चला कि लावा 30 मिनट में विस्फोट करेगा। एमिट को कॉल करके मेडिकल टेंट्स की इवैक्यूएशन शुरू करने के लिए कहा। माइक और एमी अपने ऑपरेशंस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन माइक को उम्मीद छूटती जा रही थी। फिर उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी और उसे एक आइडिया आया कि वे सड़क पर एक चैनल बना सकते हैं जो लावा को ब्रेलोना क्रीक की ओर मोड़ दे, जो प्रशांत महासागर में चला जाएगा। सड़क के ढलान विपरीत दिशा में है, लेकिन उस बिल्डिंग को तोड़कर इसे हल किया जा सकता है, जिससे लावा शहर में प्रवेश नहीं करेगा। माइक ने एमी से कहा कि वह उसकी बेटी को खोजे, जबकि टीम विस्फोटक सेट करने पर काम कर रही थी। लेकिन जब एमी पीड़ितों के पास पहुंची तो उसने देखा कि कैली गायब है, क्योंकि वह बच्चे को ढूंढ रही थी। टीम हड़बड़ी में थी क्योंकि उनके पास केवल 20 मिनट थे। गेटर और उसकी टीम बम लगा रहे थे, लेकिन तभी फिर से भूकंप आ जाता है। बड़ा विस्फोट अपेक्षा से जल्दी होता है और सड़क को नष्ट कर देता है, जिससे सभी लोग भागने लगते हैं और कई मरीज आग में जलने लगते हैं। केंद्र के अंदर एक कामकाजी आदमी एक और कॉलम के नीचे फंस जाता है, जिसे भूकंप ने नष्ट कर दिया था और गेटर इसे हटाने में सक्षम नहीं है। लावा करीब आ रहा है, लेकिन गेटर मिशन को छोड़ने से मना कर देता है और आखिरी विस्फोटक चार्ज को चलाने से के लिए सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। एक एक करके विस्फोटक फटते हैं, लेकिन माइक देखता है कि कैली और एक छोटा लड़का विस्फोटों के रास्ते में है। वह तेजी से दौड़ता है और अपनी बेटी और लड़के को नीचे धकेलता है जब पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। खुशकिस्मती से ये योजना सफल हो जाती है। टनल लावा को सुरक्षित रूप में समुद्र की ओर ले जाती है। लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन एमी अपने नए दोस्त को ढूंढ रही है। अचानक मलबे से एक हाथ बाहर आता है, जबकि माइक कैली और छोटे बच्चे के साथ जिंदा और ठीक निकलता है। बच्चा देखता है कि सभी लोग राख से ढके हुए हैं, जिससे वे सभी एक जैसे दिख रहे हैं। फिर बारिश शुरू होती है और राख धो दी जाती है। एमी मानती है कि अगर वह जिम्मेदार होती तो वह आधे शहर को बलिदान कर देती। इसलिए वह माइक को धन्यवाद देती है कि उसने हार नहीं मानी। तभी एमिट एक नई आपातकालीन स्थिति के साथ आता है, लेकिन माइक उसे ठुकरा देता है और कहता है कि वह अपनी बेटी के साथ छुट्टी पर जा रहा है।